हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो विशेष करके बीएड प्रशिक्षुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और आज के हम इस वीडियो में बीएड के जो सेमेस्टर 1 है उसका जो सिलेबस के अंतर्गत जो पेपर 4 आता है ना, कौन सा पेपर 4 आता है। और वो पेपर 4 का नाम क्या है, तो पाठ्यक्रम में विषय की समझ, है ना। पाठ्यक्रम में विषयों की समझ, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, जो मेरा पेपर 4 है बीएड सेमेस्टर 1 का। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि फ्रोवेल ने पाठ्यक्रम को किसका प्रतिरूप बताया है। जो फ्रोवेल नाम का एक व्यक्ति थे, मनोवैज्ञानिक, वो पाठ्यक्रम को किसका प्रतिरूप बताया गया, तो मानव जाति के ज्ञान तथा मानव जाति के अनुभवों का ज्ञान बताया है। तो किसका, मानव जाति का ज्ञान तथा मानव जाति के अनुभव, मतलब ज्ञान और अनुभव को पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का प्रतिरूप बताया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड नंबर कि आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो आदर्शवादी की जो शिक्षा है उसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि आत्म अनुभूति, है ना, उसको आत्म अनुभूति करवा देना कोई व्यक्ति को, या व्यक्तित्व का उन्नयन करना। ये दोनों आंसर हो सकते हैं, है ना, हो जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि अनुशासन में मुख्यतः कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो अनुशासन में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है मुख्यतः, तो अन्य संरचना की, ठीक है। सेकेंड में बात करते हैं तो अपनी विषय वस्तु की। थर्ड में अपनी इतिहास व परंपरा की। तो ये सारे के सारे क्या है, विशेषताएं हैं जो किसके हैं, अनुशासन के, ठीक है। फोर्थ नंबर की जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि प्रारंभिक बाल्यकाल के जो 2 से 3 वर्ष कहलाते हैं। जो प्रारंभिक बाल्यकाल में जो 2 से 3 वर्ष के जो बालक होते हैं वो काल को क्या कहते हैं, तो बोध का काल, है ना, तथा क्या, आत्मविश्वास का काल। जो 2 और 3 वर्ष के बीच में जो बालक होते हैं वो बाल्यकाल में, प्रारंभिक बाल्य काल में, वो क्या, बोध का काल कहलाता है या फिर आत्मविश्वास का काल कहलाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। तो पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो सबसे पहले कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय, मतलब जो जो कक्षा में पढ़ाए जाने वाले हैं उसके विषयों को शामिल किया जाता है पाठ्यक्रम में, कि क्या हमको किस चीज़ के बारे में बताना है, वो विषय, है ना। सेकंड नंबर में है कि विभिन्न अनुभव, मतलब जो टीचर का जो एक्सपीरियंस होता है वो अनुभव शेयर किया जाता है पाठ्यक्रम में। फिर विभिन्न क्रियाएं, और भी सारी क्रियाएं जो जीवन से रिलेटेड होती है ना, वो पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है ताकि हमारे जीवन में उसका लाभ हो सके। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम की सबसे लोकप्रिय परिभाषा है। तो पाठ्यक्रम की सबसे लोकप्रिय परिभाषा जो दिए थे वो कौन दिए थे, तो कनिंघम नामक जो मनोवैज्ञानिक थे वो दिए थे, ठीक है, पाठ्यक्रम की सबसे लोकप्रिय परिभाषा। अभी हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव ही केवल देखेंगे। 7 नंबर में क्या है कि रोज, है ना, रोज द्वारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन सा अंतर्गत, जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रिया, कौन कौन से क्रियाओं का उल्लेख किया गया रोज के द्वारा, तो शारीरिक और आध्यात्मिक, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जॉन डेवी के द्वारा बालकों की रुचियों को कितने भागों में विभाजन किया गया है, तो 4 भागों में विभाजन किया गया है। तो किसके द्वारा, जॉन डेवी के द्वारा किया गया है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं। पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ होते हैं जिसके कारण उन लोगों, कोई भी विद्यार्थी या छात्र होते हैं उनको क्या क्या अवसर प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला जीवन की कला, कोई बालक को जीवन की कला सीखने को मिलती है पाठ्यक्रम के द्वारा। फिर लक्ष्य के लिए एकाग्रता, मतलब कोई बालक किसी भी चीज़ को बनना चाहता है तो उसके लिए एकाग्रता कौन देता है, पाठ्यक्रम ही देता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि छात्रों का दिशा निर्देशन, मतलब छात्र किस ओर जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर वाली पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, है ना, या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो साइंटिस्ट वाला पढ़ाई पढ़ेंगे, मतलब वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आ जाती है। 10th नंबर क्वेश्चन है कि
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, जिसको बोलते हैं NCERT, ठीक है, की स्थापना की गई है। तो जो हमारा NCERT जो प्रशिक्षण परिषद है उसकी स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है कि आयोग द्वारा कितने बालकों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया? तो आयोग द्वारा कितने प्रतिशत? तो 50% जो बालक होते हैं उनको व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाने का लक्ष्य रखा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्य योजना में पहला अध्याय था। जो 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें कार्य योजना का पहला अध्याय क्या था, पहला चैप्टर क्या था? तो शिशु की देखभाल और शिक्षा। क्या था? शिशु की देखभाल और शिक्षा, मतलब कोई शिशु है उसका देखभाल कैसा करना चाहिए और फिर उनको शिक्षा किस तरह से दिया जाना चाहिए इसका उल्लेख था, ठीक है, पहला अध्याय में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बालक की आधारभूत शिक्षा होती है। तो बालक की आधारभूत शिक्षा कहने का मतलब जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो आधारभूत होती है, मतलब बेसिक उसको कॉन्सेप्ट कहाँ से प्राप्त होता है? जो प्राथमिक शिक्षा। अगर किसी बालक को अगर प्राथमिक शिक्षा बोले तो नर्सरी से 5 तक, मतलब पहला से 5वां तक, तो वो सब प्राथमिक शिक्षा होती है। और उसमें अगर वो बच्चा कोई कमज़ोर हो जाता है तो फिर उसको क्या होता है, थोड़ा शिक्षा ग्रहण करने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो वही बोला गया कि बालक की आधारभूत जो आधार उसे मजबूत होती है वो शिक्षा कब मिलती है? तो प्राथमिक शिक्षा में ही, प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा में ही मिलती है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्य सामग्री की गुणवत्ता में सुधार लाने का अर्थ है। अगर कोई पाठ्य सामग्री की गुणवत्ता में सुधार लाना है तो इसका मतलब किसमें सुधार लाना पड़ेगा? तो विषय वस्तु में सुधार लाना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट है उसमें सुधार लाना पड़ेगा, है ना। फिर नेक्स्ट कितना? प्रस्तुतिकरण की शैली में सुधार, मतलब वो जो पहले सबसे पहले वो विषय वस्तु में सुधार आना है कि विषय वस्तु सरल होना चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसको किस तरह से प्रस्तुतिकरण की जो शैली होती है उसमें भी सुधार लाना चाहिए। मतलब विषय तो सरल ही है, लेकिन अगर किसी को समझाने नहीं आता है, कोई टीचर अगर ठीक से समझा नहीं पा रहे, प्रस्तुत नहीं कर पा रहे बच्चों के सामने, तो वो सब्जेक्ट भी उनके लिए क्या हो जाते हैं? टफ हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है छपाई की गुणवत्ता। सबसे पहले कि पाठ्यक्रम में है, अगर कोई बुक है तो उस छपाई का अगर क्वालिटी, मतलब उसका लिखावट ठीक से नहीं आ रहा, धुंधला टाइप का उसका लिखावट है, तो छपाई भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसमें भी पढ़ने का मन नहीं करता है। हम लोग देख ही चुके होंगे। और साथ ही साथ है कि अगर किसी का राइटिंग ख़राब है तो वो भी क्या हो जाता है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसका सब्जेक्ट या उसका चीज़। नेक्स्ट क्या है कि 15 नंबर की अध्यापक पुष्टिकरण कर सकता है। कोई भी अध्यापक है पुष्टिकरण करने के लिए क्या करता है? किसी बच्चे का पुष्टिकरण मतलब उसको देर करना है किसी बच्चे में, तो अभ्यास के द्वारा। जैसे कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको कैसे सिखाया जाए? तो उसको बार बार उसको अभ्यास करवाया जाए किसी भी चीज़ को, तो वो तुरंत ही वो उसको सुधार हो सकता है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण की अवस्था होती है। तो शिक्षण की अवस्था होती है क्या? तो पूर्व क्रिया की अवस्था होती है। फिर दूसरा अंतः क्रिया की अवस्था होती है। तीसरा पश्य क्रिया की अवस्था होती है। तो शिक्षण की अवस्था कितने बोल सकते हैं? 3 क्रिया। कौन कौन? पूर्व क्रिया की अवस्था, अंतः क्रिया की अवस्था, फिर पश्य क्रिया की अवस्था, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण के समय क्रिया प्रतिक्रिया के क्रम में अध्यापक द्वारा क्रिया की जाती है। तो क्या की जाती है अध्यापक के द्वारा? तो प्रेरकों का चुनाव किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में प्रेरकों को प्रस्तुत करना, ठीक। फिर उसका पुष्टिकरण करना, मतलब बार बार अभ्यास करवाना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण सीखने का संगठन कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? जो शिक्षण है वो सीखने का संगठन है, ये कौन कहे थे? तो कौन कहे थे? तो जेम्स मर्सेल ने कहे थे, है ना। जेम्स मर्सेल नाम का मनोवैज्ञानिक थे, वो कहे थे कि शिक्षा सीखने का संगठन है, कहा जा सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि
शिक्षण में बल दिया जाता है। तो शिक्षण में बल किसकी दिया जाता है? तो कोई भी शिक्षण कब सीख पाते हैं बच्चा? जब उसको करके सीखते हैं, है ना। जब तक अपने खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते तब तक उसको हम नहीं सीख पाते। तो करके सीखना पर ही बल दिया गया शिक्षण में, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण की चर राशियों के कार्य होते हैं। चर राशि कहने का मतलब क्या? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जो चर राशि होती है वो निदानात्मक कार्य करते हैं, फिर उपचारात्मक कार्य करते हैं, फिर मूल्यांकन का कार्य करते हैं, ठीक है। शिक्षण की चर राशियां। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च कोटि की संस्था का कार्य होता है। जो उच्च कोटि के संस्था होते हैं उसका क्या कार्य होता है? तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। जो बड़े स्तर के जो शिक्षा प्रदान करने वाले संस्था होते हैं उनमें उनका क्या कार्य होते हैं? तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, चहुमुखी मतलब सभी तरह से विकास करना छात्रों का। 22 नंबर है क्वेश्चन है कि शिक्षकों को भाग्य निर्माता कहा है। पता है, ये जब हम पहले बार देखे थे ना तो अभी इसका आंसर हम क्या मार दिए थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन जब हम इसको पढ़े अच्छा से तो पता चला कि ये शिक्षकों को भाग्य निर्माता कहा है कि तो किसने कहा था? जाकिर हुसैन, ठीक है। किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहे थे। अगर भाग्य मतलब क्या बोलते हैं? मार्गदर्शक। भाग्य का अगर मार्गदर्शक बोला जाए, है ना, तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले थे। यहाँ निर्माता बोल रहा है, भाग्य का निर्माता, तो जाकिर हुसैन आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है क्या है, देखते हैं कि विषयाध्यापक का कार्य होता है। तो विषयाध्यापक का कार्य क्या होता है? तो सभी कक्षा में एक ही विषय पढ़ाना। तो विषयवार अध्यापक होते हैं। कोई मैथ्स के टीचर होते हैं, तो कोई भूगोल के टीचर होते हैं, तो कोई हिस्ट्री के होते हैं, कोई हिंदी के होते हैं, तो कोई इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। तो जो जिस विषय का जो टीचर होते हैं वो उसी क्या वही विषय पढ़ाते हैं हर एक कक्षा में। मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स ही पढ़ाएंगे, तभी वो अच्छा से क्या शिक्षा दे पाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श शिक्षक के उत्तरदायित्व होते हैं। कोई भी एक आदर्श शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या ड्यूटी होनी चाहिए? तो शैक्षिक व चारित्रिक विकास, पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं होता है उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल होता है उसको करवाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है? कार्यों का मूल्यांकन, जो कार्य कर रहे हैं उसका मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु तो आवश्यक होती है। कोई भी शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है तो उसके लिए क्या आवश्यक होती है? शिक्षण के नियम। तो उनको शिक्षण का नियम मालूम होगा तो उस नियम के आधार से वो पढ़ाएंगे तो को शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। फिर शिक्षण के सिद्धांत, फिर शिक्षण के सूत्र, ये तीनों तरीका से क्या होते हैं? शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकते हैं। तो शिक्षण के नियम अलग होते हैं, शिक्षण के सिद्धांत अलग हैं, शिक्षण के सूत्र अलग हैं। तो इस जब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तब जानेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था तो इसीलिए ये याद रखिएगा। यही 26 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने में मुख्य भूमिका मानी जाती है। तो सीखने में मुख्य मतलब भूमिका किसकी मानी जाती है? स्व अभ्यास, ठीक है। स्व अभ्यास कहने का मतलब सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस से लोग ज़्यादा कुछ सीखते हैं, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में कौन कौन सी शिल्प क्रियाएं कराई जाती हैं। तो कोई विद्यालय होता है उसमें किस चीज़ का शिल्प क्रिया कराई जाती है? तो कृषि के लिए कराया जाता है, कताई और बुनाई करवाया जाता है, चमड़े व लकड़ी का काम करवाया जाता है। अभी जो शिक्षा नीति आया है 2020 का, है ना, उसमें ये सब इंक्लूड किया गया है, डाला गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डेवी ने क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया है? तो जॉन डेवी ने क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यकलाप आधारित शिक्षण में मुख्य भूमिका होती है, ठीक है।
तो कौन सी मुख्य भूमिका होती है? तो अध्ययनकर्ता की, सब। फिर नेक्स्ट अध्यापक की। जो कार्यकलाप होता है वो जो आधारित, जो कार्यकलाप आधारित जो शिक्षण होता है वो उसमें किसकी भूमिका होती है? तो दोनों की। अध्ययनकर्ता जो उसका अध्ययन कर रहे हैं, साथ साथ अध्यापक, दोनों की भूमिका होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि परियोजना कार्य के मुख्य भाग हैं। जो परियोजना कार्य के मुख्य भाग कौन कौन है? तो उपयुक्त विषय, फिर कौशल, फिर विषय वस्तु, ये तीनों के तीनों परियोजना कार्य के मुख्य भाग हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी है, मतलब कौन सी हैं? तो भाषण प्रतियोगिता, फिर नृत्य मुकाबले, फिर खेल, ये तीनों हैं क्या? विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ये सब पाठ्य सहगामी क्रियाएं इसको बोल सकते हैं। कौन कौन? भाषण प्रतियोगिता हो गया, नृत्य मुकाबले हो गए, खेल हो गए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय पत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो विद्यालय पत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, जहां बिजली उपलब्ध नहीं होती है वहां लाभदायक उपकरण होता है। तो वैसे जगह जहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं होती है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या उपकरण होता है? तो मैजिक लालटेन, है ना, मैजिक लालटेन होता है लाइट करने के लिए। तो उससे क्या होता है? अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है जहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है। स्लाइडों के निर्माण के रूप, तो स्लाइड के निर्माण के रूप कौन कौन है? साधारण स्लाइड होते हैं, फिर ग्राफिक स्लाइड होते हैं, ठीक है। फिर 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि पुस्तकालय के अंतर्गत सामग्री होती है। तो पुस्तकालय में कौन कौन सी सामग्री होती है? तो ऑप्शन मिलेगा, उसके हिसाब से आपको मारना है। तो यहाँ पे हम कुछ उसका सामग्री बता देते हैं। तो कार्ड तालिका बॉक्स होती है ना, कार्ड तालिका बॉक्स होती है। फिर सूचना पट होता है, फिर काउंटर होती है, ये सब होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय की प्रत्येक क्रिया के संगठन व प्रशासन का अंतिम दायित्व होता है। तो क्या होता है? तो किस पर होता है? तो प्रधानाध्यापक पर होता है। विद्यालय का प्रत्येक क्रिया, जो भी क्रिया होती है वो संगठन व प्रशासन का अंतिम दायित्व होता है, मतलब प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल पर ही सारा भार रहता है, कोई विद्यालय में कुछ भी हो रहा तो। 37 नंबर क्वेश्चन है कि नवाचार अप्रोच होते हैं। तो नवाचार अप्रोच कहने मतलब देखिए कि जो भी आधुनिक युग में हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मल्टीमीडिया का यूज कर ले रहे हैं, है ना, स्मार्टफोन के द्वारा। फिर PSI, मतलब PSI का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो PSI का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर 3rd नंबर में सैटेलाइट संप्रेषण, मतलब सैटेलाइट के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ाई कर सकते हैं। नवाचार अप्रोच है ये सब, इनोवेशन जिसको बोलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बहुमाध्यम केंद्र भी अन्य रूप से भी जाना जाता है। जो बहुमाध्यम जो केंद्र होते हैं उनको किस रूप से जाना जाता है? तो अनुदेशनात्मक सामग्री केंद्र, अनुदेशनात्मक सामग्री केंद्र के नाम से जाना जाता है। फिर बहुमाध्यम पुस्तकालय के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही अधिगम संसाधन केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो बहुमाध्यम केंद्र को। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी मात्रा में आंकड़ों की खोज को आसान बनाता है। कोई भी बड़ी मात्रा में अगर कोई आंकड़ा का अगर हमको इकट्ठा करना या खोज करना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? इंटरनेट ढूंढते हैं। आजकल तो बच्चा जान चुका है कि इंटरनेट क्या चीज़ है। अधिगम केंद्र से हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है, आंकड़ा भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। फिर बहुमाध्यम पुस्तकालय के द्वारा भी हम बहुत ही बड़े मात्रा में आंकड़ों को खोज को आसान कर सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकरण स्पष्ट करने के लिए शिक्षण सामग्री को विविध रूपों में प्रयोग करना कहलाता है, ठीक है। तो बहुमाध्यम उपागम कहलाता है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि TLM का मतलब या पूरा नाम क्या है? तो TLM का मतलब क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है।
अब टीएलएम के कितने प्रकार होते हैं? तो टीएलएम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो दृश्य सामग्री होती है, और फिर श्रव्य सामग्री होती है, फिर एक दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री होती है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे, मतलब कब हुआ था? तो 1374 ईस्वी में हुआ था। और किस डिक्शनरी से मिलता है? तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से ये शब्द मिलता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? तो 1808 में। और इसमें वो कौन बोले थे, किसके द्वारा बोला गया था लाइब्रेरी साइंस? तो मार्टिन वॉलीबॉल स्ट्रिंगर। ठीक है, मार्टिन वॉलीबॉल स्ट्रिटिंगर द्वारा बोला गया था क्या? लाइब्रेरी साइंस। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति। तो पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो क्यूरे वर्ड से होती है, और इसका मतलब होता है दौड़ना, रेस में दौड़ना। 46 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या दर्शन के प्रवर्तक, जो संख्या दर्शन थे उनके प्रवर्तक कौन थे, मतलब उनके गुरु कौन थे? तो कपिल मुनि थे उनके गुरु, याद रखिएगा। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषि जैमिनी पूर्व मीमांसा के क्या थे? मतलब गुरु थे। कौन? ऋषि जैमिनी। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर मीमांसा, यहाँ पे दे दिए हैं सेम कि उत्तर मीमांसा के जो गुरु थे वो कौन थे? व्यास या बदरायन जिसको बोलते हैं, है ना। 49 नंबर क्वेश्चन है कि चवार्क दर्शन के प्रवर्तक, कौन से दर्शन? चवार्क दर्शन के प्रवर्तक चवार्क थे। ठीक है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रवर्तक, हम लोग जानते हैं योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, ऋषि पतंजलि थे। और आज भी क्या है, रामदेव बाबा पतंजलि प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, इसीलिए, और योग भी करते हैं रामदेव बाबा। तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।